Hello and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you all daily current affairs covering 3rd March 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का दिन 3rd मार्च ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है. इस साल फॉर द ईयर 2022 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम है रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन. So therefore it becomes important for us to know the importance of keystone species, किस तरह keystone species environment restoration में एक important role play करते हैं and what are the major keystone species. तो अगर हम किसी भी इंटैक्ट इकोसिस्टम की बात करें तो कोई भी इंटैक्ट इकोसिस्टम बहुत ही वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि एयर प्योरीफिकेशन, वाटर प्योरीफिकेशन. इकोसिस्टम में जो डिकेइंग मैटर होता है उसे न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट किया जाता है. इवन द इकोसिस्टम इट प्रिवेंट्स इरोजन, फ्लडिंग, इट मॉडरेट्स द क्लाइमेट. तो बहुत ही वाइटल फंक्शंस हैं जो कि इकोसिस्टम प्ले करता है. And there are some species which are particularly important for the health and resilience of that ecosystem. तो ऐसी स्पीशीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एक इकोसिस्टम की हेल्थ और उसकी रेजिलियंस को मेंटेन करके रखने के लिए, उन स्पीशीज़ को कीस्टोन स्पीशीज़ कहा जाता है. ना अगर ये कीस्टोन स्पीशीज़ उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ना हो तो इट कैन ग्रेटली इफेक्ट दैट एंटायर सिस्टम. Like elephants, lions, vultures, even termites, they are also an example of keystone species. Now let's take example of lion. Now we see lion as a large predator, so therefore lion is responsible. There are so many other things, but सबसे important चीज़ है for keeping the prey population under control and removing the sick, weak and genetically compromised animals from that ecosystem. तो बेसिकली एंटीलोप्स एंड लेट्स से जेब्रास दे आर ग्रेजर्स. एंड अगर वहाँ पे लायंस नहीं होंगे और कोई और बड़ा प्रेडेटर नहीं होगा तो एंटीलोप्स और जेब्रास, डियर्स, इनकी जो नंबर्स हैं वो पॉपुलेशन जो है वो चेक में नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी. एंड अगर ओवर ग्रेजिंग हो गई तो वेजिटेशन नहीं है सॉइल के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ पे इरोजन होनी शुरू हो जाएगी. एंड धीरे 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 जहाँ पे पहले ग्रासेस थे, राइट, वो जो लश प्लेन्स थे वो धीरे धीरे डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ कीस्टोन स्पीशीज़. तो लायन का रोल अपने इकोसिस्टम में क्या है कि वहाँ पे जो प्रे पॉपुलेशंस हैं उनको अंडर कंट्रोल रखें, जिससे कि ओवर ग्रेजिंग नहीं होती और जो इकोसिस्टम है उसकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है. Similarly, elephants are, another important keystone species. They also play a very important role in maintaining the biodiversity of a particular ecosystem. जहाँ पे भी वो रहते हैं वहाँ पे उनका भी बहुत important role है. कैसे? They pull down the trees, they open up the thick bush, जिसकी वजह से open spaces बनती हैं traveling के लिए. एंड इससे होता क्या है, इससे एक्स्ट्रा सनलाइट आती है टुवर्ड्स द ग्राउंड, एंड जिसकी वजह से जो ग्रासेस हैं वो वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं. तो अगर एलिफेंट नहीं होंगे, वो बड़े बड़े ट्रीज़ को थिक बुशेस को ओपन अप नहीं करेंगे तो वहाँ पे ओपन स्पेसेस नहीं क्रिएट हो पाएंगी, जो सनलाइट है वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँच पाएगी, ग्रासेस नहीं उग पाएंगे. सो दैट इज़ द रोल ऑफ एलिफेंट्स देयर. एंड इन टर्न लाइक वाइट राइनो या फिर बफेलोज, वो ये जो डाइवर्स ग्रासलैंड्स जो बनते हैं ये उनको मेंटेन करते हैं. एंड दे आर सो मैनी, दे आर काउंटलेस स्पीशीज़ जो कि इन ग्रासलैंड्स के ऊपर डिपेंड करती हैं. इवन टर्माइट्स, ऑल्दो इनका जो अगर हम साइज़ की बात करें बाकी एनिमल से कंपैरिजन में, तो टर्माइट्स का साइज़ इज़ नॉट इवन फ्रैक्शन ऑफ द अदर्स, बट कलेक्टिवली जो टर्माइट्स की कॉलोनीज होती हैं दे प्ले अ वेरी 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 वाइटल रोल. Now, termites, they play an important role in nutrient cycling and to maintain the soil health. There are many species, from bats to elephants, they assist in seed dispersal within a particular system. We have certain pollinators like bees, and ये basically जो gene flow है उसे maintain करते हैं. They disperse the seeds throughout a widespread ecosystem and ensure कि वो जो particular ecosystem है वहाँ पे जो plant diversity है वो maintain रहे. एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कीजिएगा,
जो वेजिटेशन है इट इज़ एक्चुअली द बेस ऑफ आवर फूड वेब एंड अगर वेजिटेशन में से किसी एक प्लांट स्पीशी की भी एक्सटिंक्शन हो जाती है इट कैन लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल स्पीशी एज वेल। तो हर एक स्पीशी इंटरडिपेंडेंट होती है ऑन अनदर स्पीशी, जिससे कि उनकी जो लाइफ साइकिल है वो कंटिन्यू होती रहती है। तो हर एक स्पीशी इकोसिस्टम की रेजिलियंस में कंट्रीब्यूट करती है। सो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और पढ़िएगा इसके बारे में और जानिए द फंक्शंस विच आर प्लेड बाय इकोसिस्टम, किस तरह से कीस्टोन स्पीशीज इसकी रेस्टोरेशन करती हैं। रीड अबाउट दिस। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इंडिया के लिए फ़िलहाल टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि यूक्रेन के अंदर जो इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनको वहाँ से रेस्क्यू करना। एंड इसे लेकर इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में है उन्होंने एक अर्जेंट एडवाइजरी इशू की है फॉर ऑल द इंडियन नेशनल्स जो कि ईस्टर्न सिटी जो खारकीव है, एज यू कैन इवन सी ऑन द मैप, ये जो ईस्टर्न यूक्रेन का यहाँ पे सिटी है खारकीव, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं उनको लेकर इंडियन एम्बेसी ने एक अर्जेंट एडवाइजरी इशू की एंड दे वर अर्ज्ड टू लीव द खारकीव सिटी अर्ली बाय इवनिंग। एंड इसे लेकर जो रशियन एम्बेसडर हैं इंडिया के लिए उन्होंने भी ये कहा कि वहाँ पे जो फॉरेन नेशनल्स जो कि खारकीव में फंसे हुए हैं रशिया इज़ कंसिडरिंग टू गिव देम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। एंड इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में हमारे लिए ऑपरेशन गंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू नो व्हाट इज़ ऑपरेशन गंगा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है। इसका एम है वो सभी इंडियंस जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको दोबारा इंडिया वापस लेकर आना। एंड इस ऑपरेशन को नेम दिया गया है एज ऑपरेशन गंगा। एंड अंडर दिस ऑपरेशन इंडिया ने ऑलरेडी मोर देन थाउजेंड्स नेशनल्स जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको दोबारा इंडिया में लेकर आ चुके हैं। एंड अंडर दिस ऑपरेशन गंगा इंडिया ने 24/7 कंट्रोल सेंटर्स सेटअप किए हैं जिससे कि जो इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी इवैक्यूएशंस हो सके and they could cross the border points like with Hungary, Poland, Romania, Slovak Republic, यहाँ से जहाँ से हमारा बॉर्डर टच करता है यूक्रेन का, वहाँ से इंडियन नेशनल्स बाहर आ सके। एंड इसे लेकर इवन एक ट्विटर हैंडल भी सेटअप किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा हेल्पलाइन। इसे भी डेडिकेट किया गया है टू ऑपरेशन गंगा ओनली। यहाँ पे इवैक्यूएशन प्रोसेस को लेकर जो भी एम्बेसी के एडवाइजरीज़ हैं उन सब को यहाँ पे अपडेट किया जाएगा ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे रिगार्डिंग द इवैक्यूएशन प्रोसेस एंड ऑल दोज नेशनल्स, इंडियन नेशनल्स हु आर स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन, वो अप टू डेट रह सकें विद द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। सो एक बार क्विकली यहाँ पे दोबारा यूक्रेन को कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं इसे देख लीजिए। हमने पहले भी डिस्कस किया है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ईस्टर्न साइड से एज यू कैन सी वी हैव रशिया उस बॉर्डरिंग यूक्रेन। नदर्न साइड में आप देख सकते हैं वी हैव बेलारूस। देन अगर आप थोड़ा वेस्टर्न साइड पे जाएंगे वी हैव पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया। मेजरली यही देखने के लिए मिल रहा है कि जो इंडियन नेशनल्स हैं दे आर कमिंग टू दीज कंट्रीज ओनली, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड वी ऑल्सो हैव मोल्डोवा। सो दीज आर द कंट्रीज हु आर बॉर्डरिंग यूक्रेन। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन गंगा जैसे और भी मिशंस इंडिया ने लॉन्च किए थे जैसे कि वी हैव ऑपरेशन सुकून। इसे बेरूत सी लिफ्ट भी कहा जाता है। इसे इंडियन नेवी ने 2006 में लॉन्च किया था। इट वाज बेसिकली लॉन्च्ड लेबनान के अंदर जब इज़राइल और लेबनान वॉर के दौरान इंडियंस, श्रीलंकन्स, नेपालीज, इवन लेबनीज नेशनल्स जो वहाँ पे स्ट्रैंड हो गए थे उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन सुकून आया था। देन वी ऑल्सो हैव ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। नाउ ये 2011 में इसे लॉन्च किया गया था एंड इट बेसिकली रेस्क्यूड ओवर 15,400 इंडियन नेशनल्स हु वर स्टक इन लिबिया ड्यूरिंग द सिविल वॉर। सिमिलरली वी हैव ऑपरेशन मैत्री। इसे नेपाल का जो अर्थक्वेक आया था 2015 में उसके बाद लॉन्च किया गया था। वी हैव ऑपरेशन राहत जिसने बेसिकली येमेन के अंदर इसे लॉन्च किया गया था एंड येमेन से इंडियंस और कुछ और फॉरेन नेशनल्स जो कि 41 कंट्रीज़ के थे उनको येमेन क्राइसिस के दौरान 2015 से रेस्क्यू किया गया था।
We also have Operation Devi Shakti. Now, it was basically an evacuation operation from Afghanistan. जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान का टेक ओवर किया तो उस टाइम पे ऑपरेशन देवी शक्ति को लॉन्च किया गया था. वी ऑल्सो हैव वंदे भारत मिशन. सो कोविड-19 पैंडमिक के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इवैक्यूएशन प्रोग्राम को लॉन्च किया था 2020 में विद द नेम वंदे भारत मिशन. सो क्योंकि ऑपरेशन गंगा न्यूज़ में है तो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो इंडिया ने लॉन्च किए हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है उसके बारे में है. वेल, फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इंडिया का जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट था इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 22.3%. एंड अगर इसकी वैल्यू देखें तो इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स रहे हैं मर्केंडाइज दे वर $33.81 बिलियन. लेकिन जो इम्पोर्ट्स हैं वो भी शूट अप हुए हैं. फेब्रुअरी मंथ में हमारे एक्सपोर्ट्स 35% राइज किए हैं एंड दे हैव सरपास्ड $55 बिलियन. तो हमने एक्सपोर्ट किया $33 बिलियन और हमने इम्पोर्ट किया $55 बिलियन. देयरफॉर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पे वाइडन हो गया एंड इट वाइडेंड अप टू $21.2 बिलियन. ना जनवरी मंथ में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था ये थोड़ा डिक्रीज़ हुआ था एंड कुछ $17 बिलियन के अराउंड ये रह गया था. एंड इससे पहले भी हमारे पास नवंबर में ये $22.9 बिलियन पे पहुंच गया था. एंड इवन सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो एवरेज हमारे पास था दैट वाज $21.7 बिलियन ओनली. लेकिन यस जनवरी में ये डेफिनेटली श्रिंक किया था टू 17 बिलियन. हाउएवर फरवरी में दोबारा ये 21.2 बिलियन US पर पहुंच चुका है. नाउ इस साल जो हमें फरवरी में जो ट्रेड डेफिसिट मिला है अगर हम इसे 2020 फरवरी से कंपेयर करें, प्री पैंडमिक लेवल से कंपेयर करें, तो इस साल का डेफिसिट इज़ मोर देन ट्वाइस एज वाइड एज इट वाज इन फरवरी 2020. एंड जिसमें ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन फर्टिलाइज़र इंपोर्ट से आया है. फर्टिलाइज़र्स जो हमने इंपोर्ट्स किए हैं इनका नंबर अगर हम लास्ट मंथ के कंपैरिजन में देखें तो 7-fold मोर हमने फर्टिलाइज़र इंपोर्ट फरवरी मंथ में किया है. एंड इसी के साथ साथ हमारा जो कोल इंपोर्ट है वो भी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में डबल हो चुका है. सिमिलरली गोल्ड इंपोर्ट अगर हम जनवरी के हिसाब से देखें तो डबल हुआ है और अगर हम लास्ट ईयर फरवरी के हिसाब से देखें तो तब ये डेफिनेटली लोअर है. बट जनवरी के हिसाब से इवन हमारा जो गोल्ड इंपोर्ट है वो भी डबल हुआ है. तो बेसिकली हमारी ऑयल और जो गोल्ड डिमांड है ये काफ़ी ज़्यादा शूटअप हुई है. जैसे ही जो थर्ड वेव है वो डिक्रीज़ हुई इसी के साथ साथ ऑयल और गोल्ड का जो डिमांड था वो शूटअप हुआ. एंड इसी के साथ साथ जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं बिकॉज वी आर सीइंग कि जो हमारी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन इन्फ्लेशन पहले ही चल रही थी और इसने उसे और भी ज़्यादा जेपरडाइज कर दिया है. एंड देयरफॉर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो डेफिनेटली फरवरी मंथ में काफ़ी ब्लोटअप हो चुका है. जनवरी में 17 बिलियन था और फरवरी में $21 बिलियन पे पहुंच चुका है. ना यहाँ से कुछ बेसिक्स आपके जो इकोनॉमी के हैं वो आपको क्लियर करने हैं. यू शुड नो दैट व्हाट इज़ ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है एंड अल्टीमेटली व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये तीनों चीज़ें क्या हैं ये आप अपनी इकोनॉमी की क्लासेस जो नोट्स हैं वहाँ से आप रिवाइज़ करेंगे. बट एक बार क्विकली हम इस वीडियो लेक्चर में इसे रिवाइज़ कर लेते हैं. सो जब हम ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं इट इज़ बेसिकली इट शोज़ द बैलेंस ऑफ अ कंट्रीज इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट. देखें अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, हम बाहर सामान ज़्यादा भेज रहे हैं और इम्पोर्ट कम है तो डेफिनेटली उस कंट्री का ट्रेड क्या होगा, सरप्लस होगा. लेकिन अगर किसी कंट्री का इम्पोर्ट ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू देयर एक्सपोर्ट तो उस सिचुएशन को कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट. एंड ट्रेड डेफिसिट जब गुड्स की फॉर्म में आता है तो इट बेसिकली शोज़ कि जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है. एंड ट्रेड डेफिसिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट. ना करंट अकाउंट बेसिकली एक कंट्री का जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है इन गुड्स एंड सर्विसेज उसका रिकॉर्ड रखता है. इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ कंट्रीज ट्रांजेक्शन्स.
एक कंट्री बाकी दुनिया के साथ क्या ट्रांजैक्शन कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है कि इंपोर्ट कर रही है, उसका जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारे करंट अकाउंट के अंदर मेंटेन किए जाते हैं। एंड ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कैपिटल अकाउंट है ये उसका बड़ा कंपोनेंट है। एंड हमारा जो करंट अकाउंट है इसमें डेफिसिट तब आएगा जब वही अगर हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, तो उस सिचुएशन को हम इवन करंट अकाउंट डेफिसिट कह देते हैं। एंड करंट अकाउंट के बेसिकली मेजर कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज आ जाते हैं। ट्रेड डेफिसिट की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन करंट अकाउंट के अंदर गुड्स के साथ साथ सर्विसेज इंक्लूड हो जाती हैं। एंड साथ ही में नेट अर्निंग या फिर नेट ओवरसी इन्वेस्टमेंट कितनी है, मतलब हमारे रेमिटेंसेस कितने आए, बाहर से हमें पैसे कितने आए या कितने गए, उन सब को मिलाकर करंट अकाउंट डेफिसिट बनाया जाता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में गुड्स एंड सर्विसेज और नेट अर्निंग्स और जो ओवरसी इन्वेस्टमेंट्स हैं इसका नेट भी यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। एंड करंट अकाउंट डेफिसिट को यूजुअली इन द परसेंटेज ऑफ जीडीपी की फॉर्म में शो किया जाता है कि इतना परसेंट जीडीपी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। एंड बेसिकली जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो बेसिकली हमारा जो ट्रेड का जो गैप है, जो डेफिसिट है अलॉन्ग विद जो करंट ट्रांसफर्स हो रहे हैं एंड जितनी भी हमारी नेट इनकम आई है ओवरसी एब्रॉड से, उन सबको कल्मिनेट करके हमारा करंट अकाउंट बैलेंस आता है। एंड अल्टीमेटली ट्रेड डेफिसिट हो चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट हो, ये सब पार्ट हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। एक कंट्री की आप कह लीजिए जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है बाकी दुनिया भर से, किसी को हमने कहीं पे हमने एक्सपोर्ट किया, कहीं से हमने इंपोर्ट किया, तो जो भी ट्रांजैक्शंस एक कंट्री ने जो की हैं विद ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, उसे रिफ्लेक्ट किया जाता है थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे पास करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट एंड एरर्स एंड ओमिशंस। एंड अगर हम करंट अकाउंट की बात करें जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, इसके अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स, मतलब जो हमारे गुड्स हैं, एंड इनविजिबल्स जैसे कि हमारी जो सर्विसेज हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है इन दी करंट अकाउंट। देन वी ऑल्सो हैव कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। इसके अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है या फिर जो कंट्री के लिए इनकम जो होती हैं उनको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाता है। इसमें बेसिकली प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स जो हुई हैं एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में, चाहे वो आपने एक कंट्री ने किसी और कंट्री में की है या फिर हमें मिली है, उसका जो नेट फ्लो है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कितनी हुई हैं, एफडीआईज का नेट फ्लो कैसा रहा है, एफपीआईज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, ये सब हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनता है। एंड फिर यहाँ पे एरर्स एंड ओमिशंस का भी एक ग्रुप होता है, जहाँ पे ऐसी पेमेंट्स या फिर कोई इम्बैलेंस अगर आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो उसे एरर्स और ओमिशंस में शो किया जाता है। इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स कि कंट्री ने जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनको एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं किया। नहीं तो हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़ीरो आना चाहिए, लेकिन अगर ज़ीरो नहीं आया तो वो जो वैल्यू है उसे एरर्स एंड ओमिशंस में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स से रिलेटेड है। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी ग्रोथ को शो करता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, एंड इट हैज़ बीन रिलीज्ड फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। एंड इस इंडेक्स में ये दिख रहा है कि फेब्रुअरी मंथ में देयर वाज एन एक्सपेंशन इन द आउटपुट ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देयर वर सर्टेन न्यू ऑर्डर्स जो कि फेब्रुअरी में आए हैं, जिसकी वजह से जो हमारा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ये फेब्रुअरी मंथ के लिए इंक्रीज़ हुआ है टू 54.9। इससे पहले जनवरी मंथ में ये 54 रिकॉर्ड हुआ था एंड फेब्रुअरी मंथ में इट इज़ 54.9। नाउ इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज वैल्यूज़ इन रीडिंग्स का मतलब क्या है, इसे एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सो सबसे पहले अगर हम परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की बात करें तो ये एक सर्वे बेस्ड मेजर है। इसके अंदर जो भी रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनसे पूछा जाता है, उनके परसेप्शन के बारे में पूछा जाता है कि करंटली जो मेजर वेरिएबल्स हैं उनको लेकर जो चेंजेस हो रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट इट, एंड इसे कंपेयर किया जाता है विद द प्रीवियस मंथ। तो सबसे पहले याद रखिएगा दैट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इज़ अ सर्वे बेस्ड मेजर, एंड इसका मेन पर्पस ही यही है
कि जो करंट या जो फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस हैं किसी भी कंपनी की या फिर जो हमारी इंडस्ट्री है उसको लेकर हमें पिक्चर क्लियर हो, एंड जिससे जो कंपनी के जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक आइडिया मिल सके कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम कर रहा है। एंड इसे सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग, एंड बाद में इसको कंपोजिट इंडेक्स के तौर पे कंबाइन किया जाता है, लेकिन कैलकुलेट अलग अलग किया जाता है। नाउ परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में जो नंबर्स हैं वो 0 to 100 तक होते हैं, एंड यहाँ पे 50 का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अगर हमारी वैल्यू 50 से ऊपर आई है, जैसे कि अभी हमने फरवरी मंथ की बात की, तो इट वाज अबव 50, तो इट मीन्स एक्सपेंशन, कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एक्सपैंड कर रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर जो वैल्यू है वो बिलो 50 है, इसका मतलब देयर इज़ कंट्रैक्शन। एंड अगर जो रेटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 50 पे रुक चुकी है, तो इसका मतलब ना तो एक्सपेंशन हो रही है ना ही कंट्रैक्शन हो रही है, देयर इज़ नो चेंज। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को यूजुअली हर मंथ की स्टार्टिंग में रिलीज़ किया जाता है, एंड इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर टू शो द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। एंड अगर इंडिया की बात करें तो इट इज़ कंबाइंड बाय IHS मार्केट, याद रखिएगा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को IHS मार्केट जो है वो कंपाइल करते हैं। दिस इज़ अ ग्लोबल लीडर इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिटिक्स, सोल्यूशन फॉर मेजर इंडस्ट्रीज। मोर देन 40 इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को IHS मार्केट कंपाइल करता है, एंड इट बेसिकली गिव्स द पिक्चर हाउ द इकोनॉमी इज़ परफॉर्मिंग। आगे बढ़ते हैं। So there's a new report which has been released by Bain and Company and Confederation of Indian Industry CII, and इस रिपोर्ट का टाइटल था इनोवेशन इन इंडियाज़ रूरल इकोनॉमी। इसके अंदर डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल्स विच आर स्टिमुलेटिंग द इंक्लूसिव ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस, इस टाइटल के ऊपर, इस थीम के ऊपर यहाँ पे एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है। एंड इस रिपोर्ट में ये शो किया गया कि जो इंडिया की रूरल इकोनॉमी है, इसने अगर 2019 से लेकर 20 की जीडीपी देखें तो इट कंट्रीब्यूटेड क्लोज टू वेरी हाफ ऑफ आवर जीडीपी इन 2019 एंड 2020। एंड इस रिपोर्ट में ये भी शो किया गया कि 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ बेसिकली पार्टिसिपेटिंग इन रूरल इकोनॉमी, एंड जिसमें एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सब सेक्टर है रूरल इकोनॉमी के अंदर। एंड अगर हम टोटल रूरल इकोनॉमी देखें तो उसमें एग्रीकल्चर ने 37% कंट्रीब्यूट किया है। इस रिपोर्ट में ये भी शो किया गया कि 2015 से एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है एट अ कंपाउंड रेट ऑफ 11%। एंड इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी शो किया गया था देयर वर हाईएस्ट डिसरप्शंस इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, और ये जो इकोसिस्टम है ये अपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, और वो सभी कंपनीज जो कि इन इनएफिशिएंसीज से डील कर रही हैं, दे नीड टू एड्रेस इट, एंड दिस वैल्यू चेन इज़ गोइंग टू हैव एन एक्सप्लोसिव ग्रोथ वेरी सून। एंड साथ ही में इस रिपोर्ट में ये भी शो किया गया कि जो इंडिया का एग्री टेक स्पेस है, इसके अंदर जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, इट ग्रू बाय मोर देन 50% एनुअली। ना यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। यूजुअली प्राइवेट इक्विटी को कंफ्यूज कर लिया जाता है विद वेंचर कैपिटल। आप इनको काफ़ी डिटेल में अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ते हैं। नाउ यूजुअली प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल को कंफ्यूज इसलिए कर लिया जाता है बिकॉज ये दोनों ही ऐसी फर्म्स हैं विच बेसिकली इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर कंपनी एंड देन दे एग्जिट बाय सेलिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी फाइनेंसिंग, बाय होल्डिंग IPOs, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स करके ये जो कंपनीज हैं पहले इन्वेस्ट करती हैं और बाद में अपनी इन्वेस्टमेंट को ये सेल कर देती हैं। तो ये सिमिलैरिटी है प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल में। However, there are some significant difference between them. Now, जो बड़ा डिफरेंस प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल में अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम प्राइवेट इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे जो शेयर ऑफ ओनरशिप है या फिर जो इक्विडिटी है या जो इंटरेस्ट है, उसे पब्लिकली लिस्ट नहीं किया जाता, उसे पब्लिकली ट्रेड नहीं किया जाता, इट इज़ प्राइवेट। वेराज अगर हम वेंचर कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे वो स्टार्टअप्स या फिर वो स्मॉल बिजनेसेस जिनका पोटेंशियल है दैट दे विल जनरेट हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ एंड हाई रिटर्न्स, वहाँ पे जब फाइनेंसिंग की जाती है तो उसे कहा जाता है वेंचर कैपिटल।
एंड प्राइवेट इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट का जो कैपिटल आता है, बेसिकली कम्स फ्रॉम वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और उनकी अगर कोई फर्म्स हैं वहाँ से आता है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बाय करते हैं, या फिर अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो दे गेन कंट्रोल ऑफ दैट एंड विद इंटेंशन कि उससे प्राइवेट किया जाएगा या फिर उसको डीलिस्ट किया जाएगा फ्रॉम द पब्लिक स्टॉक एक्सचेंजेस। वेराज अगर हम वेंचर कैपिटल की बात करें, यहाँ पे जो फंडिंग है, जो फाइनेंस है, वो वेल्दी इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स या कुछ स्पेशलाइज्ड वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, वहाँ से आता है। एंड प्राइवेट इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है, इट कैन बी वेरी सब्सटैंशियल कैपिटल, और इसको डायरेक्टली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। वेराज वेंचर कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट आती है, इट कुड बी फाइनेंशियल, इट कुड बी ऑफर्ड थ्रू टेक्निकल और मैनेजरियल एक्सपर्टाइज एज वेल। तो वेंचर कैपिटल में ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल ही डायरेक्टली आएगी, वहाँ पे टेक्निकल और मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ के थ्रू भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। एंड सबसे बेसिक अंडरलाइंग डिफरेंस तो यही है कि जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, जो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। हो सकता है कि देयर इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी जो कि धीरे धीरे डिटीरिएट कर रही है, या फिर इट इज़ फेलिंग टू मेक सम प्रॉफिट्स, तो वहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड दे यूजुअली बाय दीज कंपनीज, और उनके जो ऑपरेशंस हैं उनको स्ट्रीमलाइन करते हैं ताकि जो रेवेन्यूज़ हैं वो इंक्रीज हो सके। And it is completely opposite when it comes to venture capital firms, because they mostly invest in startups which are promising very high growth potential. Another difference is this कि जो private equity firms होते हैं, ये mostly 100% ownership buy कर लेते हैं कंपनी की, जिस भी कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं। Whereas अगर हम venture capital firms की बात करें, so they only invest in 50% in that company. Therefore प्राइवेट जो हमारी इक्विटी फर्म्स हैं, उनको जो कंपनी है उसका टोटल कंट्रोल मिल जाता है आफ्टर बाय आउट। वेराज जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं, दे यूजुअली प्रेफर टू स्प्रेड आउट देयर रिस्क, एंड देयरफॉर दे इन्वेस्ट देयर मनी इन मेनी कंपनीज ताकि दे कैन मिनिमाइज देयर लॉसेस। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में आज के पेपर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें हमारी प्रिपरेशन के साथ लिंक करते हुए डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।